सो हेलो गाइज, कैसे हो सभी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसमें हमने अनिश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन किया था। अनिश्चित समाकलन के विभिन्न मेथडों के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था और उसके बाद उसी के क्या किए थे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस की थी। जो हमारा आज का टॉपिक होगा, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं माय डियर, वो है निश्चित समाकलन। क्या है गाइस? निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे थे। देखो गाइज, कभी भी आपको निश्चित समाकलन निकालना हो तो निश्चित समाकलन में हमेशा कोई भी कर्व है, कोई भी आपको गिवन कर्व है, उस वक्र में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड करते हैं। निश्चित समाकलन में किसी भी वक्र के लिए एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड किया जाता है। जैसे मान लो, सपोज करो ये आपका कोई एक्स वाई है, ये कोई प्लेन है एक्स वाई, ठीक है ना। अब इसमें जिस वक्र की हम बात कर रहे हैं गाइस, ध्यान देना, सपोज करो वो वक्र इस तरह है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। हमेशा निश्चित समाकलन में क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। देखो, अब तक जो हम बात कर रहे थे उसमें हम जो एरिया फाइंड करते थे उसमें सबसे पहले कौन आता था? देखो, हमने स्क्वायर के भी एरिया फाइंड किए हैं, मान लेना इसको स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद हमने रेक्टेंगल के भी एरिया फाइंड किए हैं, सर्किल के लिए भी एरिया फाइंड किए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह आपको ऐसी शेप मिल जाए और उसके क्या एरिया फाइंड करने के लिए दे दे। कहीं कहीं आपको ऐसी टेढ़ी टूढ़ी ऊंची नीची शेप भी मिल सकती हैं और कह दिया कि इसका एरिया फाइंड कीजिए। और एरिया फाइंड करने के लिए आपको दो फिक्स मान दे दिए एक्स के, मान लो ये ए है और ये क्या है? बी है। और आपसे बोल दिया कि ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। इस घिरे हुए क्षेत्र का एरिया फाइंड करना है आपको। वैसे तो हम देखो डायरेक्ट निश्चित समाकलन में क्या करते हैं, इन दोनों को लिमिट मानते हैं, इन दोनों को लिमिट मानते हैं, सीमा मानते हैं, जिनमें ये क्या हो गई? निम्न सीमा, लोअर लिमिट, और ये क्या हो गई? उच्च सीमा हो गई। और सीधा ही इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास में आपको इनका पर्टिकुलर एरिया फाइंड करने का भी मेथड गिवन है और उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे मान लो, सपोज करो कि आपको एरिया फाइंड करना है। जैसे कोई भी गिवन कर्व है, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की बात करें, ध्यान देना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए जो गिवन कर्व क्या होगा? अरे जानते तो हो ना, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। इसका कर्व कुछ इस तरह होता है, बिल्कुल सेम होता है ये दोनों तरफ से, ठीक है ना। जैसा इधर है ऐसा ही इधर होगा। और आपसे कह दिया कि जो एरिया आपको फाइंड करना है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक फाइंड करना है। मान लो ये 1 है और ये क्या है? 2 है। और आपसे कह दिया ये एरिया आप फाइंड करो। अब इसमें ना तो कोई आपको स्क्वायर शेप दिख रही है, ना रेक्टेंगल दिख रही है, ना कोई सर्किल दिख रही है जिसका आप डायरेक्ट क्या फाइंड कर लो? एरिया फाइंड कर लो। लेकिन इस प्रकार के जो आपको ये जो शैडो पार्ट दिख रहा है, छायांकित भाग, इसका आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि आपको जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो आपने क्या कर दिया कि इंटीग्रेशन और लिमिट क्या है? 1 से लेकर 2 तक, और ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। भाई, अगर हम इसी फलन के लिए अनिश्चित समाकलन की बात करें, अगर इसी फलन के लिए
अनिश्चित समाकलन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन होता क्या अनिश्चित के लिए, ये हो जाता माय डियर x³ और प्लस क्या आ जाता c आ जाता। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी c का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन ही फाइंड होता है, एक आपको अद्वितीय मान इसमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना। जो हमारा अनिश्चित समाकलन होता है ये खुद दर्शाता है फैमिली ऑफ कर्व को। भाई सी के अलग अलग मान पर जो अनिश्चित समाकलन है वो क्या दर्शाएगा, फैमिली ऑफ कर्व को दर्शाया चलेगा। ठीक है ना। ऐसे ही आपको अलग अलग जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर सी स्वैच्छिक अचर है, इसके अलग अलग मानों पर आपको फैमिली ऑफ कर्व यहाँ पर फाइंड होते चलेंगे। लेकिन निश्चित समाकलन की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड करना होता है, एक निश्चित क्षेत्र आपको प्राप्त करना होता है, उस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। अब ध्यान देना बेटाओ, अब जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे 12th क्लास में, या आप नहीं भी पढ़ रहे हो, आपको चलो ये चीज़ आपको पता नहीं थी, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज नहीं थी, और आपसे कह दिया कि भाई आपको ये एरिया फाइंड करना है, तो इसमें क्या किया गया था, ध्यान देना माय डियर। अगर आपसे कह दिया कि आपको ये एरिया फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते गए, छोटे छोटे रेक्टेंगल बना लिए यहाँ पर। जैसे सपोज करो एक ये बन गया, 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 एक ये बन गया। मतलब इस तरह हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रेक्टेंगल बना लिए, और इन अलग अलग रेक्टेंगल का क्या फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, और उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिए माय डियर, यहाँ भी आपको ये भाग अब भी क्या है, शेष बचे हुए हैं। भाई कुछ आपने फाइनाइट रेक्टेंगल बना लिए यहाँ पर, और उनके अलग अलग क्या ज्ञात कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, और उनका क्या कर दिया, सम कर दिया, जोड़ दिया उनको, और उससे आपको क्या है कि चलो कुछ क्षेत्रफल आपको फाइंड हो गया, लेकिन अब भी इसमें क्या है, कुछ भाग अब भी इसमें बचा हुआ था। अब क्या करना है, रेक्टेंगल की संख्याओं को बढ़ाते गए एन को, और हमने मान लिया कि इनके मध्य में जो दूरी है वो एच मान ली, कोई भी सबके मध्य में दूरी क्या है, एच है। जो इसकी विड्थ है वो क्या मान ली, एच एच मान ली हर जगह। अब इसमें क्या करते हैं कि रेक्टेंगल की संख्या को जैसे ही बढ़ाते गए, n टेंस टू इनफाइनाइट होता गया, h टेंस टू क्या होता गया, 0 होता गया। ऐसे ही रेक्टेंगल बढ़ते गए, और लास्ट में ऐसी कंडीशन आ गई कि जब n टेंस टू इनफाइनाइट हो गया और h कहाँ चला गया, टेंस कर गया 0 की तरफ, और रेक्टेंगल की संख्या इतनी हो गई कि हमें पूरा एरिया का सम करने से फाइंड हो गया। इसकी एक पर्टिकुलर मेथड है इसका, लेकिन आपको यहाँ पर वो मेथड कोई काम का नहीं है। उसके अगर फॉर्मूले की बात करें गाइस, तो अगर आप देखना भी चाहें तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये होता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b माइनस ए अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h, और कहाँ तक जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक। ठीक है ना। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। अब ये फॉर्मूला भी फाइंड किया जाता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो सबकी विड्थ तो क्या हो गई, एच हो गई, अब लेंथ अलग अलग, ये ए हो गई, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो गाइस ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें हमेशा एक पर्टिकुलर कर्व में एक पर्टिकुलर एरिया लेकर या पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या करते हैं, क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। ठीक है ना।
उसमें आपको 2 लिमिट गिवन होंगी, जैसे इसमें ए से लेकर बी तक है, तो ये तो लोअर लिमिट हो गई निम्न सीमा, और ये क्या हो गई अपर लिमिट उच्च सीमा हो गई। और जिस फलन का एरिया फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। मतलब इसमें जो क्षेत्र, जो एक फलन होता है वो हमेशा एक संतत फलन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और उसमें आपको एक इंटरवल भी गिवन होता है। उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पर एरिया फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए गाइज, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी सी का यूज नहीं करते। ठीक है गाइज, अब ध्यान देना, लिखो यदि एफ ऑफ एक्स अंतराल ए बी में संतत फलन है, यदि एफ ऑफ एक्स अंतराल ए बी में संतत फलन है, तब इसको बेटा इस तरह डिनोट करते हैं। देखो अंतराल ए बी है, मतलब ए से बी है, फलन क्या एफ ऑफ एक्स है, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है माय डियर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट क्या है ए से लेकर बी तक होती हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा उच्च सीमा में से ही निम्न सीमा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। पहले आपको फलन में उच्च सीमा रखनी है, माइनस देन उसके बाद क्या रखनी है, निम्न सीमा रखनी है। ठीक है ना, जहाँ लिख दो, जहाँ ए तथा बी, जहाँ ए तथा बी फलन की, देखो ए तो हो गई निम्न सीमा, निम्न सीमा व उच्च सीमा है। ए और बी, देखो ए तो इसकी निम्न सीमा हो गई और बी क्या हो गई माय डियर, इसकी उच्च सीमा हो गई। अब ध्यान देना, लिख देना वह तथा जो एफ ऑफ एक्स है फलन एफ ऑफ एक्स का क्या है माय डियर, अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, समाकलन गणित की मूल प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, समाकलन, इसी को हम क्या कहते हैं, समाकलन गणित की मूल प्रमेय। इसी को क्या कहा जाता है, समाकलन गणित की, इसी को क्या कहते हैं माय डियर, मूल प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो ये तो आपको पता ही लग गया। जैसे सपोज करो हम अभी जो एरिया फाइंड कर रहे हैं, ध्यान देना, और ये एरिया फाइंड कर रहे हैं क्या, 1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स का, जहाँ पर जो 1 है ना वो इस फलन की क्या है, निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है, और 2 क्या है, इसकी उच्च सीमा है, अपर लिमिट है, और जो फलन आपको गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। अब इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है आप एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है ना, जो एरिया आपको गिवन है उसका आप क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हो यहाँ पर। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको नॉर्मली समाकलन ही करना है, इसका इंटीग्रेशन ही करना है। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है गाइस, x³/3 और लिमिट रख दो 1 से लेकर 2 तक रख दिया। अब इसमें करते क्या है हम, मैंने कहा था गाइस सबसे पहले आपको अपर लिमिट यूज करनी है और माइनस करके देन लोअर लिमिट यूज करनी है। तो गाइस अगर अपर लिमिट की बात करें तो क्या दे रखा है, 2⁵³ और लोअर लिमिट देखो बेटा हमेशा जो लिमिट यूज करनी है ना वो वेरिएबल में ही करनी है, कहीं हर जगह रख दो, ठीक है ना, हमेशा लिमिट को वेरिएबल की जगह यूज करना है। और 1 की घात कितनी है, 3/3। तो गाइस 2⁵ कितना होता है, 8, तो ये हो गया क्या 8/3 -1/3 आई मीन
7/3, तो ये इसका क्या हो गया, एरिया फाइंड हो गया। भाई ये आपको कोई गिवन कर्व है और आपसे कह दिया कि 1 से लेकर 2 तक आपको एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड करना है, और वो एरिया कितना हो गया, 7/3 हो गया। मतलब ये क्या कि डायरेक्ट फंडा है कोई भी टेढ़े मेढ़े औंधे सूधे कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए। मतलब इसी की सहायता से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे भी होते हैं जो माय डियर परिभाषित ही नहीं होते, डिफाइन ही नहीं होते। जैसे सपोज करो कि ये आ गया, जैसे ये -1 से 1 है और ये आ गया 1/x dx, -1 से 1/x और dx आ गया। ये इंटीग्रेशन माय डियर डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या परिभाषित नहीं है। x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं होगा ये। भाई कम से कम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log x होगा, और log 0 के लिए डिफाइन नहीं है ना, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है। ठीक है गाइज, अब ध्यान देना, जो समाकलन होता है ना उसका मान हमेशा क्या होता है, अद्वितीय होता है। लिख दो यहाँ पर, लिखना चाहो तो, निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन का मान क्या होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। हमेशा आपको एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। जैसे अभी हमको फाइंड हुआ था ना कि हम जो x² dx का इंटीग्रेशन कर रहे थे x² फलन का, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 7/3। अगर इसी की जगह अनिश्चित समाकलन होता तो उसका क्या होता, x³ + c हो जाता। वो तो कोई यूनिक नहीं है ना, अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए कोई यूनिक सॉल्यूशन थोड़ी है वो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आपको एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होता है, यूनिक वैल्यू फाइंड होती हैं आपको। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे सपोज करो अगर इसी के कुछ इंटीग्रेशंस की बात करें, देखो बेटा जो मेथड और फॉर्मूले है ना वो हमको अनिश्चित समाकलन के यूज करने हैं, लेकिन इसमें बस इतना सा फर्क है कि आपको इसमें लिमिट गिवन हुई होती हैं, जो सीमाएं आपको वो आपको दी गई होती हैं। जैसे सपोज करो आपको ये समाकलन दे दिया, ध्यान देना गाइस, जैसे 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करना है आपको, 0 से इनफाइनाइट 1/1 + x² dx। अब सबसे पहले तो देखो समाकलन तो हम हमेशा अनिश्चित समाकलन के मेथडों को, फॉर्मूलाओं को यूज़ करके ही करते हैं। बस इसमें आपको लास्ट में लिमिट यूज़ करनी पड़ती है, सी को आपको नहीं लेना है। अब अगर इसमें देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1x, tan 1x, और लिमिट क्या है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो गई। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था आपको अपर लिमिट लगानी है, देन माइनस करके क्या करना है, लोअर लिमिट लगानी है। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितनी होगी, ये हो गई tan 1 इनफाइनाइट, tan 1 इनफाइनाइट माइनस tan 1 0 आ गया। पहले देखो x की जगह अपर लिमिट यूज़ करी और फिर क्या कर ली, लोअर लिमिट यूज़ कर ली। अब जो tan 1 इनफाइनाइट होता है माय डियर, वो क्या होता है, π/2 होता है, और ये होता है 0। तो इसका जो सॉल्यूशन फाइंड हुआ है वो क्या आ गया, π/2 आ गया। ये भी देख लो यूनिक ही है। अरे अगर ये डेफिनेट नहीं होता तो क्या इसका कोई यूनिक के वैल्यू आपको फाइंड होती, क्या नहीं होती ना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको हमेशा क्या होगी, एक निश्चित आपको मान प्राप्त होता है। ठीक है गाइज, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 0 से इनफाइनाइट है, ध्यान देना गाइज। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट है और ये दे रखा है e⁻ tan 1x अपॉन 1 + x² और dx आ गया। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको वही अनिश्चित समाकलन के मेथड को यूज करना पड़ेगा।
अब ध्यान देना, आपको इसमें दो फलन दिख रहे हैं, एक तो ये फलन है और एक ये फलन है। और हमें पता है कि इस फलन में अगर इसकी बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा या डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। मतलब अगर इसको हम t मान लें तो ये फाइंड हो जाएगा। तो माय डियर पहले माना tan इनवर्स x को क्या मान लो, t मान लो। जब आप tan इनवर्स x को t मानेंगे तो गाइस इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। लेकिन बेटा एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं उनमें जैसे ही आप उस इंटीग्रेशन के जो चर को आप चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, तो उसी हिसाब से उसकी लिमिट भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जैसे और लिमिट चेंज कैसे होती हैं कि उन लिमिटों को हमें यहाँ पर रखे t के लिए वो लिमिट तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में होने वाला है, t के रेस्पेक्ट में। ये तो वही बात हो गई जैसे नई सरकार आई, देखो पुरानी सरकार आई, पुरानी सरकार ने भामाशाह लागू कर दी है, उसके बाद नई सरकार आई, ठीक है ना। अब जो नई सरकार आई वो पुराने नियमों को, पुराने जो कुछ भी बन रहा है उनको क्या करेगी, अवॉइड करेगी, चेंज कर देगी उनको। तो उन्होंने क्या बना दिए, जनाधार बना दिए। तो वही नियम यहाँ लगता है। यहाँ पर देखो पहले किसकी सरकार थी, एक्स की थी, लेकिन अब किसकी सरकार हो गई, टी की सरकार हो गई। अब टी की सरकार होगी तो टी बाई एक्स के लिए क्यों अपनी लिमिटों को रखेगा, अपनी सीमाओं को क्यों, जो सीमा एक्स ने अपने लिए रख रखी थी उनको टी क्यों रखेगा भाई। वो तो कह देगा नहीं मैं तो अब अपने हिसाब से मेरी क्या रखूँगा, लिमिट रखूँगा, सीमा रखूँगा। तो भाई एक्स ने कह दिया ठीक है मेरी सीमाओं को मेरे अंदर पुट कर लो और जो फाइंड होगा वो क्या होंगी, आपकी सीमा हो जाएंगी। तो गाइस सबसे पहले ध्यान देना कि जब x बराबर 0 था, जब x बराबर 0 था तब t बराबर कितना होगा भाई, इसमें 0 रख दो तो ये हो गया tan इनवर्स 0। और tan में 0 किसका मान होता है, अरे tan में 0 किसका मान होता है, 0 का ही तो होता है ना। तो t बराबर भी कितना आ गया, 0 आ गया। पुनः जब x कितना था, इनफाइनाइट था, तो t कितना आ गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो t कितना आ गया माय डियर, π/2 आ गया। भाई tan में जो इनफाइनाइट होता है वो किसका होता है, π/2 तो होता है ना। अब ये जो x की लिमिट थी वो अब किस में हो गई, t में। t 0 से कहाँ तक है, π/2 तक है। तो इन लिमिटों को अब आप इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। जब आप इनको इसमें पुट करेंगे गाइस तो ये हो गई 0 से लेके π/2 तक। इसको आप t माने थे, ये खुद 1/, ये और ये क्या आ गया, dt आ गया। वो तो आप जानते हो, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो e⁻t और कितना आ गया, dt आ गया। अब e⁻t का आप पुनः इंटीग्रेशन कर दो तो ये खुद ही हो जाएगा। और 0 से π/2 आ गया तो ये हो गया e⁻π/2 माइनस e⁻0। और e⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये बन गया माय डियर e⁻π/2 माइनस 1। ये इसका क्या होगा माय डियर, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे निश्चित समाकलन होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो एक यूनिक फाइंड होती है, एक अद्वितीय मान उसका हमेशा प्राप्त होता है। कभी बेटा ऐसा मत कर देना कहीं इसमें +c लगा दें, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अगर इसी के कुछ गुणधर्म की बात करें, देखो आपको जो निश्चित और अनिश्चित समाकलन में डिफरेंस है वो सिर्फ एक लिमिट का है। अगर वैसे सोचें तो आपको समाकलन तो वही करने है, सिर्फ लिमिट यूज करनी है। अब इसमें क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज भी चलती हैं, इसमें कुछ गुणधर्मों का भी यूज करते हैं। तो ध्यान देना, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। अब ध्यान देना माय डियर, सबसे पहला इसका गुणधर्म या सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या काम करती है कि भाई मान लो ये कोई इंटीग्रेशन है डेफिनेट, a से b f(x) dx है।
तो आप इस प्रकार के समाकलन में आप इसके चर को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ध्यान देना गाइज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ टी डी टी, मतलब किसी भी निश्चित समाकलन में उसके चर को बदलने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको लिख भी सकते हो, अर्थात निश्चित समाकलन में चर को, निश्चित समाकलन में चर को बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अपना निश्चित समाकलन होता है, देखो कभी भी आप देख लेना, कोई भी आपको निश्चित समाकलन के बने आप उसके चर के मान को बदल देना, कभी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरा ही चर चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ आपने टी कर दिया यहाँ एक्स रह गया। आप अगर उस कंप्लीट चर को चेंज कर रहे हो, मतलब या एक्स को आपने टी कर दिया, टी को एक्स कर दिया, एक्स को यू कर दिया, तो उस समाकलन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन अगर नेक्स्ट की बात करें तो बेटा जो नेक्स्ट गुणधर्म होता है वो ये कहता है, जैसे ये कोई समाकलन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। इस समाकलन में अगर आप इसकी लिमिटों को चेंज कर देते हो, जैसे आपने कर दिया बी से एफ एक्स डी एक्स, तो माय डियर इस कंडीशन में इसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस कंडीशन में इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो किसी निश्चित समाकलन में, किसी निश्चित समाकलन में सीमाओं को बदलने पर, सीमाओं को बदलने पर समाकलन का मान तो वही रहता है, समाकलन का मान तो वही रहता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो बेटा ध्यान देना, कभी भी कोई भी निश्चित समाकलन है और उसमें क्या कर रहे हो, आपने जैसे ही उसकी सीमाएं लिमिट चेंज कर ली, मतलब आपने उसकी अपर लिमिट को लोअर में पहुंचा दियो, लोअर लिमिट को अपर में पहुंचा दियो, तो इस कंडीशन में आपका देखो जो समाकलन है ना, इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, केवल उसका क्या चेंज होगा, साइन या चिन्ह उसका बदल जाता है। ठीक है गाइज। अगर नंबर 3 की बात करें, ध्यान देना, जो इम्पोर्टेंट भी है वो ये है कि जैसे ये समाकलन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, और जो सी है ना वो इन्हीं के मध्य की कोई मान है, ए और बी के कोई मध्य का मान है। तो आप किसी भी समाकलन में आप उस समाकलन को इस तरह भी तोड़ सकते हैं, बशर्ते ये कंडीशन होनी चाहिए। ये मतलब आपको गुणधर्म कब यूज करना है, जब आपको पता हो कि जो समाकलन आप कर रहे हो उसमें समाकल एक से अधिक नियमों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो लिख देना इस गुणधर्म का प्रयोग, इससे गुणधर्म का प्रयोग तब किया जाता है, इस गुणधर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब, इस गुणधर्म का प्रयोग माय डियर तब किया जाता है जब समाकलन
में स्थित समाकल एक से अधिक नियमों का क्या करता है, पालन करता है। जो समाकलन में जो हमारा समाकल है ना, वो एक से अधिक क्या करता है, नियमों का पालन करता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी ये जो लिमिट है इनको इस तरह हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं गाइस। जैसे ध्यान देना, अगर बात करें जैसे एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लिमिट ध्यान देना गाइस, अगर इससे समझना हो तो 0 से लेकर 2 तक है, मोड ऑफ 1 - x dx है, मोड ऑफ 1 - x dx है। अब देखो जो लिमिट है वो 0 से लेकर 2 तक है। जब भी आपको कहीं भी मोड दिख जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दिख जाएं, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि ये फलन एक से अधिक नियमों का पालन करते हैं। भाई कहीं के लिए पॉजिटिव होते हैं, कहीं के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कहीं के लिए ये पॉजिटिव वैल्यूज़ देती है और कहीं के लिए कहाँ देते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जो आपको ये गिवन है 1 - x, इसको आप बराबर 0 कर दो। 1 - x क्या कर दिया, बराबर 0 के कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ से आपको x का एक मान फाइंड होगा कहीं ना कहीं, वो क्या होगा, x बराबर 1 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 खुद 0 और 2 के मध्य में स्थित है, 1 खुद 0 और 2 के मध्य में स्थित है। ठीक है गाइज। अब देखो भाई, आप ये तो है नहीं कोई मोड का ही इंटीग्रेशन कर दोगे, ऐसा कर भी सकते हो क्या कि भाई मोड दिख गया ना, मोड सहित ही इंटीग्रेशन कर दिया ना साहब, हम तो कर देंगे। आपको इस गिवन फलन को मोड से बाहर निकालना पड़ेगा, और मोड से बाहर निकलते ही ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। भाई मोड से अगर आप इस फलन को बाहर निकालेंगे तो किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से कहाँ तक तो ये प्लस का है और कहाँ से कहाँ तक ये क्या है, माइनस का है। भाई ये तो है नहीं आप प्लस माइनस लेके भी इंटीग्रेशन कर दोगे। इसी लिमिट में जो आपका गिवन जो इंटीग्रल है वो क्या करता है, सॉरी जो इंटीग्रांड है गिवन समाकल है, उसमें क्या होता है कि ये एक बीच की एक फिक्स वैल्यू दे देगा और आपको पता है कि ये प्लस माइनस में होगा, और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक तो ये प्लस का है और कहाँ से कहाँ तक क्या है, माइनस का है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें x क्या फाइंड हुआ है, 1 फाइंड हुआ है, और जो अपनी लिमिट है वो 0 से लेकर 2 तक है। आई मीन यहाँ से हम पता लगा सकते हैं गाइस, ध्यान देना, देखो ये तो 0 हो गई और ये क्या हो गया, 2 आ गया। अब 1 क्या होगा, अरे इसके मध्य में ही तो होगा ना, ये 1 आ गया यहाँ पर, ये 0 ये 2 है और ये क्या आ गया, 1। मतलब इसके 2 टुकड़े हो गए, एक तो 0 से 1 और एक 1 से लेकर 2 तक हो गया। अब हमें देखना है कि कहाँ पर तो ये पॉजिटिव है और कहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव है। देखो बेटाओ, जैसे मान लो 1 की बात करें, 1 पर तो ये 0 ही होगा। भाई जो पॉइंट हमने निकाला उस पर तो क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही हम 1 से बड़े पर जाएंगे, ये 1 - x है। अब यहाँ 1 में से जब तक 1 घटाएंगे तब तो 0 है, लेकिन जैसे ही 1 से अधिक पे जाएंगे ये क्या देने लग जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ देने लग जाएगा। और जैसे ही 1 से कम रहेंगे ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। आई मीन यहाँ तो ये नेगेटिव हो गया और यहाँ क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। बताओ समझ में आ गया क्या। भाई जैसे ही आप 1 से अधिक, जैसे 2 रख दिया मान लो आपने, तो 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। भाई 0 से इधर जाते तुरंत क्या होगा, ये नेगेटिव होता जाएगा, और इधर क्या होगा, 1 से छोटे में पॉजिटिव होगा। तो अब हमें पता लग गया कि जो गिवन इंटीग्रेशन है ये 2 भागों में टूट रहा है, 0 से 1 में और 1 से 2 में। बताओ गिवन फंक्शन एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि अब देखो इसकी लिमिट जो यहाँ पर ब्रेक हुई है माय डियर, वो एक तो हो गई 0 से लेकर 1 तक, और इसमें 1 - x क्या है, पॉजिटिव है। और जब हम 1 से लेकर 2 तक करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, 1 - x। अब देख लो
प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, बशर्ते आपको ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक ये प्लस है और कहाँ से कहाँ तक ये माइनस है। अब ध्यान देना गाइज, इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या होता है, x होता है, और x का क्या होता है, x² होता है, और लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक हो गई, माइनस सेम इसका हो जाएगा, और लिमिट 1 से लेकर 2 तक हो गई। मैंने कहा था आपको गाइज कि हमेशा आपको पहले अपर लिमिट यूज़ करनी है और फिर क्या करनी है, लोअर लिमिट यूज़ करनी है। तो जैसे ही आप इसमें अपर लिमिट यूज़ करते हो गाइज तो x की जगह रखते चलो, तो ये तो 1 हो गया, -1/2 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस। अब इसमें रखते चलो, पहले 2 रखेंगे तो 2 - 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 4/2। अब 1 रख दो, माइनस का 1 और प्लस का 1/2 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो 1 - 1/2 क्या हो गया, 1/2 हो गया, माइनस, इनको कोष्टक के अंदर ही सॉल्व कर लो। देखो ये भी 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -1 + 1/2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/2। भाई ये तो 0 बन जाएगा, और ये -1 है और प्लस का 1/2 है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/2 + 1/2, और ये कितना आ गया माई गाइज, 1 आ गया। तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो गाइज इस गुणधर्म को आप ध्यान से पढ़िए कि जब आपको जो इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रांड है वो इस तरह का दिया गया कि वो एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है, I mean मोड में आएगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन आएगा, आपके महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। उनके लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन को उनके अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। जैसे ध्यान दो, अगर नहीं आया समझ में तो चलो और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर आपको इसका पूरा मेथड समझना हो अच्छे से तो मुझे क्या कर देना, कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना के इसकी डाल दूंगा, ठीक है। अभी तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो इसका मेथड होता है इंटीग्रेशन फाइंड करने का वो अलग होता है। नेक्स्ट है माय डियर, इंटीग्रेशन लिमिट -2 से 2। ध्यान देना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। -2 से 2 मोड ऑफ क्या दे रखा है, x² - x, और dx आ गया, मतलब यहाँ भी आपको मोड दिख गया, और मोड दिखते ही पता तो लग गया होगा कि ये जो फलन है हमारा ये एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है, और एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है मतलब जो हमारी लिमिट है वो टूटेगी। अब इसको तोड़ना कैसे कि इस फलन को आप ले लो बराबर 0 के, x² - x को किसके बराबर ले लो, 0 के। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि हाँ x आ रहा है, तो x - 1 बराबर 0, मतलब एक तो x बराबर 0 आ गया और एक आ गया x बराबर 1 आ गया। अरे भाई एक तो x 0 आ गया, एक x - 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1 आ गया, मतलब हमें 2 मान प्राप्त हो गए, 0 और 1 आ गया। अब यहाँ से ये तो पता लग गया कि जो गिवन इंटीग्रेशन है वो -2 से 2 है, तो इसके बीच में 2 वैल्यू है, 0 आ गई और 1 आ गई। तो बेटा अगर इसको ऐसे समझे, ध्यान देना, ये तो आ गया -2 और ये आ गया 2, यहाँ से ये तो 0 है और ये क्या है गाइज, 1 आ गया। ये तो 0 आ गया और ये क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब हमारा इंटीग्रेशन इस तरह क्या हो गया, टूट गया यहाँ पर। अब चलो इंटीग्रेशन तो टूट गया, तो माय डियर अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो गिवन फंक्शन है कहाँ तो प्लस का होगा और कहाँ होगा माइनस का। अब ध्यान देना, जैसे 1 से अधिक की बात करें, देखो इन मानों पर तो हमेशा ये 0 ही देगा। अब 1 से अधिक की बात करें तो 2 पर ही देख लो, चलो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 - 2 मतलब इधर तो ये पॉजिटिव ही देगा। भाई 1 से बड़ा आप कुछ भी ले लो, भाई इसका कहाँ तो स्क्वायर है, कहाँ माइनस, वो खुद फलन हो रहा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 के बीच में यहाँ पर देखो पॉइंटों में आएंगे, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएंगे,
और उनका भी स्क्वायर करेंगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव देंगे। देख भी लेना आप, 0.5 रख के देख लेना। और इधर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, इधर क्या आएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना। मतलब अब हमें पता लग गया जो गिवन इंटीग्रेशन हमारा ब्रेक हो रहा है वो एक तो -2 से 0 में हो रहा है, और -2 से 0 में पॉजिटिव लेना है, प्लस 0 से लेकर 1 में हो रहा है, ये माइनस के आएंगे गाइस, और ये आ गया क्या, x² माइनस x dx, फिर प्लस 1 हो गया 1 से 2 में, x² माइनस x और dx हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह हमारी यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो गया, लिमिट्स इसकी ब्रेक हो गई। अब आप इनका इंटीग्रेशन कर दो। देखो x² का क्या होता है, x³ x का x² लिमिट -2 से 0 माइनस सेम x³ माइनस x² लिमिट 0 से 1 प्लस x³ माइनस x² और 1 से लेकर 2 आ गया। ठीक है ना। अब इन लिमिट्स को इसमें क्या करना है, आपको पहले अपर लिमिट लेनी है और माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट। तो गाइस ध्यान देना, देखो जब आप 0 यूज करेंगे इसमें तो ये 0 ही हो जाएंगे, माइनस लोअर लिमिट करनी है तो देखो जैसे ये इस तरह हो जाएगा, माइनस से लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब ये हो गया, अगर एक स्टेप इसमें बढ़ाना भी चाहो तो बढ़ा देना, बट मुझे बोरिंग लग रहा है। ठीक है ना। ये क्या कर दिया, देखो ये इस तरह होता है, अपर लिमिट तो ये हो गई और माइनस लोअर लिमिट होती है, तो ये माइनस आ गया, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है ना, माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले अपर लिमिट यूज़ करो तो 1/3 माइनस 1/2, 0 आएगा छोड़ दो, प्लस अपर लिमिट कितनी हो गई, 2³ -3 -2 का स्क्वायर अपॉन 2 देन माइनस 1/3 माइनस 1/2 आ गया। अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट हो गई। अब इनको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो माइनस का अंदर देखो, -2³ माइनस का 8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8/3 आ गया। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, मतलब 4/2 आई मीन 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है गाइस। अब देखो 1/3 माइनस 1/2 है, ये कितना होगा, अरे इसका एलसीएम ले लो ना, 1/3 माइनस 1/2 ये 6 आ गया, 2 माइनस 3 तो क्या आ गया, माइनस का 1/6 आ गया। अब ये माइनस का 1/6 है, माइनस माइनस प्लस का 1/6 आ गया। इनको भी सॉल्व कर लो। देखो ये कितना हो गया, 8/3 और माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो इस माइनस को यूज करना है, माइनस का 1/3 और प्लस का 1/2 आ गया। या ये भी कितना हो गया, माइनस 1/6 ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/6 ही, इसको लिख दो, प्लस का 1/6 आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 2 से तो 2 गया, ठीक है ना, इनका 6 ले लो एलसीएम, तो ये कितना हो गया, 16 + 1 प्लस 16 + 1, तो ये हो गया कितना, 34/6 आई मीन। अब इनको क्या कर दो, 2 से काट दो, 17/3 आ गया। तो ये इसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है ना। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है माय डियर, 17/3 आ रहा है। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं जो एक से अधिक नियमों का पालन करते हैं, उनको आपको इस तरह क्या करना है, ब्रेक करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना गाइस। जैसे मोड ऑफ cos x आ गया, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो क्या, 0 से लेकर और कहाँ तक है, अरे पाई तक है। कहाँ तक है बेटा, पाई तक है। मोड ऑफ cos x और क्या आ गया, dx आ गया। अब यहाँ भी देखो मोड आ रहा है, मोड आते ही ये तो पता लग गया होगा भाई, लिमिट तो क्या होगी, ब्रेक होगी, और पक्का ब्रेक होगी, कोई मेटने वाला नहीं है। तो इसमें आपको पहले लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, देन क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है।
अब देखो जब इसमें हम लिमिट को ब्रेक करें तो मैंने क्या कहा था, जो आपको गिवन फलन है जैसे cos x है, इसको बराबर किसके रख दो, 0 के रख दो, कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सीधा क्या करना है भाई, जो गिवन फंक्शन है उसको बराबर किसके रख दो, 0 के रख दो। गिवन फंक्शन जैसे ही आपने 0 के बराबर रख दिया, अब देख लो cos 0 कहाँ बनाता है, अरे cos 0 कहाँ बनाता है, π/2 पर बनाता है। अब जो हमारी गिवन लिमिट है उसमें ये कहाँ तक है, 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है। अब बीच में कौन आ गया, π/2 आ गया, 0 से लेकर पाई तक, और बीच में क्या आ गया, π/2 आ गया। अब आपको देखना है कि cos इन दोनों अलग अलग अंतरालों में कहाँ तो पॉजिटिव होता है और कहाँ होता है नेगेटिव होता है। और जैसा कि आप जानते हो जो cos का ग्राफ होता है वो कैसा होता है माय डियर, इस तरह चलता है, ये 0 होता है, ये π/2, और ये क्या होता है पाई। ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो 0 से लेकर π/2 में तो cos पॉजिटिव देता है, और यहाँ से यहाँ में cos क्या देता है, नेगेटिव देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। तो मतलब इसको भी आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। एक तो हो गया 0 से π/2, और ये हो गया cos x dx, और एक हो गया π/2 से लेकर पाई तक, ये माइनस का होगा गाइज, और ये भी कितना आ गया, cos x dx आ गया। इंटीग्रेशन आप जानते हो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। कभी बेटा हो अब कलन और समाकलन के फॉर्मूलों में कंफ्यूज मत हो जाना। और ये कितना आ गया, sin x, और 0 π/2 से पाई आ गया। मैंने अक्सर देखा है कि अधिकतर हम क्या करते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उनको डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देते हैं, और क्वेश्चन क्या हो जाता है, वहीं पर गलत हो जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, इन जो फॉर्मूला है उनमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है। क्या रखनी है, क्लियरिटी रखनी है, ठीक है ना। अब इसमें देखो लिमिट यूज कर लो, पहले अपर लिमिट और माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट करना है। तो ये कितना हो गया, sin π/2 माइनस sin 0, माइनस ये कितना होगा बेटाओ, sin पाई माइनस sin π/2 हो गया। देखो sin π/2 कितना होता है, 1, sin 0 0, माइनस का इसमें अंदर इनटू करते हैं, sin पाई 0 होता है, और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया गाइज, 2 आ गया। तो मोड ऑफ cos x 0 से पाई तक अगर इसका क्या करें, एक एरिया फाइंड करें, तो वो कितना आएगा माई डियर, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा ये गुणधर्म की कैसे हमको किसी फलन को ब्रेक करना है। अरे भाई कोई भी फलन अगर आपको गिवन है तो उसको किस तरह तोड़ना है। देखो हम बिल्कुल यहाँ पर एक सिंपल भाषा में, एक मतलब कोई भी चीज़ हो, कुछ भी समझना है, कुछ भी पढ़ना है हमको, तो उसको हम एक आसान भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। देखो नेक्स्ट है कि 0 से π/2 sin x माइनस cos x। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 मोड ऑफ sin x माइनस cos x, और क्या आ गया, dx आ गया। अब आप इसको क्या करना है भाई, एक तो आपको इंटीग्रेशन के बने उसमें भी लिमिट दे रखी है, तो पता तो लग गया डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मोड आ गया, मोड आने से क्या पता लग गया, जरूर इसकी लिमिट्स क्या होंगी, यहाँ पर ब्रेक होंगी। अब वो कैसे ब्रेक होंगी वो आपको बताइए। मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही आपको लिमिटों को ब्रेक करना है माय डियर, तो आपको गिवन फंक्शन को इक्वल किसके रख देना है, 0 के रख देना है। sin x माइनस cos x बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। जैसे ही आप sin x माइनस cos x को 0 के बराबर रखेंगे, cos x को इधर भेज दो, sin x बराबर cos x, दोनों तरफ cos x का भाग दे दो, तो ये हो गया tan x बराबर 1। अब देख लो 0 से लेकर कहाँ तक है, अरे जो बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 0 से लेकर कहाँ तक माय डियर, π/2 तक। और x का मान 1 कहाँ होता है, π/4 पर, जो इनके मध्य में ही स्थित है। मतलब x कितना आ गया यहाँ पर, π/4 आ गया। आई मीन जो ये हमारा ब्रेक होगी वो कहाँ पर होगा, π/4 पर होगा। चूंकि ये ब्रेक π/4 पर हो रहा है, मतलब अब हमारी लिमिट 2 पार्टों में डिवाइड हो चुकी है।
अब हमें ये देखना है कि इनमें से कहाँ ये पॉजिटिव है और कहाँ क्या है नेगेटिव, और ये देखने के लिए उससे बड़े मानों को यहाँ पर रख दो आप। देखो ध्यान देना, ये π/4 है। अब इससे बड़ा मान आप क्या लेंगे भाई, ये 45 हो गया, आप क्या ले लो 60 ले लो, π/3 ले लो, ठीक है ना। अरे इसको क्या कहते हैं 45 हो गया ये, अगर नहीं आ रहा समझ में, ये कितना हो गया 90 हो गया, ये 0 है ही है, तो यहाँ एक हम 30 पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं 60 पढ़ते हैं। 60 को क्या कहते हैं रेडियन में π/3 कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं π/6। यहाँ से लेकर यहाँ की बात करें मतलब 60 की बात कर लो। अब देखो गाइस ध्यान देना, जो इसमें रखना है हमेशा कहीं यहाँ पर रख दो, ठीक है ना। अब जो हमारा साइन माइनस कॉस है, अगर इसमें हम 60 रखें तो साइन 60 कितना होता है डियर, साइन 60 होता है √3/2 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है। आई मीन ये तो कितना आएगा, अरे भाई 2 कॉमन आ गया, √3 - 1, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। अब π/6 रखेंगे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अब कॉस क्या आएगा नेगेटिव आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका ये इंटीग्रेशन ब्रेक हुई है लिमिट, ये 0 से लेकर एक तो π/4 आ गया, sin x माइनस cos x dx, और 0 से लेकर π/4 में ये क्या दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ तो नेगेटिव कर दो, और ये फिर π/4 से π/2 में पॉजिटिव है, π/4 से π/2 और कितना है sin x माइनस cos x और dx आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अरे क्यों होगी दिक्कत ये बताओ, इतने आराम से तसल्ली से इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दिक्कत होगी क्यों, ठीक है ना भाई। करना क्या है आपको, जैसे ही मोड दिखा समझ जाना लिमिट ब्रेक होगी, लिमिट ब्रेक करनी है आपको, फलन को क्या रख दो 0 के बराबर रख दो, थोड़ा सा सॉल्व करके x का मान निकाल लो जैसे भी आ रहा है, और x का मान वही होना चाहिए जो इन गिवन लिमिटों के मध्य। भाई एक बात बताओ, tan 1 तो बहुत जगह देता है, लेकिन हमें उनसे मतलब क्या है भाई, उनसे हमें क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ ये मतलब है कि सर हमें तो 0 से π/2 के मध्य में मान देखने, जहाँ पर tan क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और वो क्या है π/4 है। अब क्वाड्रेंट लॉ लगा के आप बहुत फाइंड कर सकते हो, जहाँ tan क्या देगा 1 देगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेने देना है सिर्फ 0 और π/2 के मध्य में। अब देखो इनका आप इंटीग्रेशन कर दो, माइनस तो बाहर है ही है, साइन x का क्या होता है माइनस का cos x, cos x का साइन x होता है, प्लस इसका भी कर दो माइनस cos x माइनस का साइन x। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और लिमिट यूज़ कर लो, पहले अपर लिमिट यूज़ कर लो, cos π/4 प्लस sin π/4, अरे प्लस कहाँ हो गया, ये कट गया ना, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। और इनको भी काट देना, भाई मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस कर दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना, ठीक है माइनस। अब लोअर लिमिट कर दो, लोअर लिमिट क्या है 0, cos 0 माइनस क्या आ गया sin 0 आ गया, माइनस। अब इसमें कर लो, देखो ये प्लस था है ना, ठीक है, ये हो गया cos π/2 प्लस sin π/2 माइनस cos π/4 माइनस sin π/4। अरे इससे कंफ्यूज मत हो ना सर, माइनस कहाँ आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, मतलब माइनस दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है ना, एक में नहीं होगा, इससे कौन से होगा, दोनों में ही हमें माइनस क्या करना है अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, cos π/4 कितना होता है 1/√2, sin π/2 कहाँ से आ गया 4 है ये 1/√2, cos 0 क्या होता है 1, sin 0 0 होता है, ठीक है ना, माइनस, इस माइनस को अंदर लेते चलो, cos π/2 क्या होता है 1 होता है, माइनस sin π/2, cos π/2 0 होता है, क्या कुछ भी लिख रहे हैं, ये कितना हो गया 1 हो गया, माइनस का cos π/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
cos π/4 1/√2, ठीक है ना, और प्लस 1/√2। तो ये हो गया गाइज, देखो 1/√2 अगर इन सब में ले लें तो कितना हो गया, 4/√2 आ गया, और माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 -2, अब इसमें 2 कॉमन ले लो तो √2 - 1, ये गाइज इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह आप इसका क्या फाइंड कर सकते हो माय डियर, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही आ गया, ये और समझ लो आप अच्छे से। फिर कहोगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो करा ही नहीं, 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और dx आ गया, महत्तम पूर्णांक फलन आ गया। अब आपने महत्तम पूर्णांक फलन को कभी सुना है क्या, कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। देखो बेटा, जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है ये अपने से छोटा इंटीजर ग्रहण करता है हमेशा। कैसे, जैसे सपोज करो आपने 0 से चलना स्टार्ट किया, कहाँ से, 0 से चलना आपने स्टार्ट किया है, और आप जा रहे हो 1 तक। ध्यान देना गाइज, आपने 0 से चलना स्टार्ट किया और आप जा रहे हो कहाँ तक, 1 तक जा रहे हो। जब तक आप 1 पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आप फिक्स 1 पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब 0 पर भी 0, 0.5 पर 0, 0.7 पर 0, 0.9 पर 0, 0.9 पर भी 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 पर पहुँचे, जैसे ही 1 पर पहुँचे, तुरंत इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुरंत ये भाग के कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पर पहुँच जाएगा। अब फिर आप 1 से चलना स्टार्ट कर दोगे, 1 से आप चलना स्टार्ट करेंगे, और जब तक आप 2 पर नहीं पहुँच जाते, जब तक आप 2 पर नहीं पहुँच जाते, तब तक इसका मान क्या रहेगा गाइज, 1 ही रहेगा। और जैसे ही आप इसमें 2 पर पहुँचते हो, जैसे ही आप इसमें 2 पर पहुँचते हो, झट से ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, 2 पर पहुँच जाएगा, झट से ये 2 पर पहुँच जाएगा। जैसे ही आप 3 तक चलते हो, जब तक आप 3 पर नहीं पहुँच जाते, जब तक आप 3 पर नहीं पहुँच जाते, ये सिर्फ 2 मान ही लेता चलेगा। और जैसे ही आप 3 पर पहुँचे, ये तुरंत किस पर पहुँच गया, 3 पर पहुँच गया। और ये प्रोसेस इसका क्या रहता है, चलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब है, जब आप किसी एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर पर जर्नी प्रारंभ करते हो, जब तक आप दूसरे इंटीजर पर नहीं पहुंच जाते, फिक्स आप जब तक दूसरे इंटीजर पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ये पिछले इंटीजर को ही देता रहेगा। हमेशा महत्तम पूर्णांक फलन एक इंटीजर देता है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, और अपने से छोटा देता है। जब तक आप 1 से लेकर 2 पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये 1 देगा। जैसे ही आप 2 पर पहुंचे, मतलब एक आप दूसरे इंटीजर पर पहुंच गए, तो उस कंडीशन में आपको ये तुरंत क्या दे देगा, अगला इंटीजर दे देगा। ठीक है बेटाओ, तो ये होते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अब ध्यान देना, जो लिमिट है हमारी 0 से लेकर 3 तक है, और जो हमारा समाकल्य गिवन है माय डियर, उसमें हमें पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब ये क्या है, एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है, ये एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है। अब एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है, मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर लिमिट को तोड़ोगे भाई, 0 से लेकर 1 पर पहुँचाएंगे, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर पहुँचाएंगे। तो ध्यान देना गाइस, 1 मिनट देखो, आपने 0 से चलना स्टार्ट किया, आपने 0 से चलना स्टार्ट किया। मान लो आप 0 पे हो, यहाँ पर 0 से आपने चलना स्टार्ट किया, 1 पर आप पहुँचे नहीं हो। 0 से आपने चलना स्टार्ट किया, 1 पर आप पहुँचे नहीं हो, तो जब तक आप 1 पर नहीं पहुँचे, ये क्या देगा माय डियर, 0 देगा। 0 से चलना स्टार्ट किया, 1 पर पहुँचे नहीं है, तो जब तक 1 पर नहीं पहुँचेंगे ये 0 देगा। जैसे ही आप 1 पर पहुँचे और 1 से चलते गए, और कहाँ पर, 2 से पहले तक खड़े हो, 1 पर पहुँच गए आप,
और 1 से चलती है और 2 से जस्ट पहले हो, बिल्कुल जस्ट ही कैसे मान लो, बिल्कुल तिनके के समान, अगर आप तिनका भी ज़्यादा हो गया, कोई ऐसी संख्या जिसको आप देख ही नहीं सकते, मतलब 2 से बिल्कुल भी कम हो, तो ये क्या देगा बेटा, जब तक 1 ही देता जाएगा। फिर जैसे ही आप 2 पर पहुँचे और 2 से चलते गए और कहाँ तक, 3 से पहले तक आ गए, तो यहाँ पर ये क्या देगा, 2 देगा। तो ये चीज़ आज ही गांठ बांध लो कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं ये हमेशा जब तक पहले इंटीजर से दूसरे इंटीजर पर नहीं पहुंच जाते, उससे पहले ये हमेशा क्या देते हैं, अपने पिछले इंटीजर को ये देते चलते हैं। ठीक है ना। अब देख लो, जो हमारा इंटीग्रेशन में जो लिमिट ब्रेक हुई है वो एक तो 0 से 1 तक हो गई। अब जैसे 0 से 1 तक चले, ये क्या हो गया, 0 dx आ गया, प्लस 1 से लेकर 2 तक 1 dx आ गया, प्लस 2 से लेकर 3 तक क्या आ गया, 2 dx आ गया। इस तरह हमारी क्या हो गई, अलग अलग लिमिट ब्रेक हो गई। अब ध्यान देना गाइज, देखो 0 का तो क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो 0 ही हो गया, 1 का x होता है, अब 2 का क्या हो गया, 2x हो गया। कर लो हल, ये तो हो गया 2 - 1 प्लस ये कितना हो गया, 6 - 4 आ गया, 2 - 1 1 हो गया, और ये हो गया 2i - इसका मान कितना आ गया गाइज, 3 फाइंड हो गया। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी होती है। ये क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी होती है। तो इसको हमेशा आप याद कर लेना, और बेटा हमेशा याद रखना, जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, वो हमेशा छोटे पूर्णांक की ओर जाता है। कहीं ऐसा मत कर देना आप, जैसे 0 से -1 की ओर जा रहे हो, तो सर जब तक हम -1 पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम 0 ही रखेंगे। बेटाओ ललाओ, जो हमारा -1 है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो जैसे ही आप 0 से थोड़े से इधर हो गए ना, क्या मैंने क्या कहा था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव, मतलब कम पूर्णांक की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे ही आप 0 से थोड़े से इधर आ गए ना, थोड़े से बिल्कुल इन्ने से, तुरंत ही ये कहाँ पहुँच जाएगा, -1 पर आ जाएगा। तुरंत कहाँ पर आ जाएगा, -1 पर आ जाएगा। और -1 पर ये तब तक रहेगा जब तक आप -1 इन्ने से और नहीं हो जाते, तुरंत कहाँ पहुँचेगा, -2 पर पहुँच जाएगा, ये झटके से बिल्कुल एकदम स्पीडली। तो ये चीज़ ध्यान रखना माय डियर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं ये हमेशा अपने एक छोटे इंटीजर की ओर हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है गाइज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे ध्यान देना माय डियर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है गाइज, देखो अगला गुणधर्म देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, किसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नंबर 3, कि जैसे आपको कोई इंटीग्रेशन इस तरह दे दिया, a से b f(x) dx, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, a से b f ऑफ a + b - x और dx आ गया। आप इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब इनका यूज सर क्या ज़रूरत पड़ गई इनकी लिखने की। तो बेटा हमेशा देखना, कुछ आपको ऐसे भी फलन गिवन होंगे कि जिनका आप समाकलन कर रहे हो, तो उनका समाकलन आपको, मतलब देखो हर कोई गुणधर्म या नियम है, कोई ऐसे ही नहीं बन गया खामोखा में कि नहीं सर हमें तो शौक चढ़ रहा है, हम तो तरीके अलग अलग अपना के समाकलन करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म आए ना, वो उन समाकलनों को सरल बनाने के लिए आए हैं, उन समाकलनों को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अब देखो खुद ही आप देख लो, जैसे ये है कि इंटीग्रेशन करना है π/6 से π/3। 1 मिनट आप ध्यान देना, चलो क्वेश्चन से समझ लो इसको, π/6 से लेकर π/3 तक, और ये दे रखा है 1/1 + √10x। और dx आ गया। बताओ करो इसका इंटीग्रेशन, क्या करोगे इसमें आप,
अरे क्या करोगे इसमें, हो गए बस, रह गए ना। तो ऐसे ही नहीं है बेटा, गुणधर्म प्रॉपर्टीज वही ऐसे ही नहीं आती हैं। देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन कर दें अगर इसका, π/6 से π/3, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, और dx आ गया। इसका एलसीएम ले लो, π/6 से π/3, ऊपर तो आ गया रूट cos x, इधर आ गया सब रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x और dx। मतलब ये भी होता है कि एक तो ये गुणधर्म होता है और एक गुणधर्म और होता है इसके साथ, नंबर 4 देखो ये रहा, 0 से a f(x) dx। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से a f(a माइनस x) और dx लिखते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी आपको समाकल गिवन है, कोई भी आपको समाकल गिवन है, और आपको ये भी पता है कि जो गिवन समाकल आपको गिवन है उसमें अगर आप x की जगह a माइनस एक्स रख रहे हो तो उसके हर में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं हो रहा, उसके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। उस कंडीशन में इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें आप लिख भी लेना चाहे दोनों के लिए, इस गुणधर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब समाकल में हर की जगह समाकल के हर में लिख दो, समाकल के हर में x की जगह a माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब एक ही जगह a माइनस एक्स रख दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है माय डियर, जो हमारा समाकलन होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब देखो जैसे ध्यान देना, ये समाकलन इंटीग्रेशन है। अब वैसे आप इसको क्या सॉल्व करोगे ये बताओ, हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या करना है, देखो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, चलो रख दो। π/6 से लेकर π/3, रूट ऑफ ये कितना हो गया, cos a प्लस b माइनस एक्स करना है, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स अपॉन क्या गया गाइज, रूट ऑफ cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स आ गया, और यहाँ कितना बन गया, dx बन गया। π/6 प्लस π/3 क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। तो यही किस में कन्वर्ट होगा गाइज, ध्यान देना, ये π/6 से लेकर π/3 है, और ये हो गया कितना, cos π/2 माइनस एक्स हो गया, और नीचे भी कितना आ गया, cos π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया क्या, sin π/2 माइनस एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। तो गाइस ध्यान देना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो ये बन गया कितना, π/6 से π/3, रूट ऑफ साइन एक्स आ गया, अपॉन यहाँ पर जो cos π/2 माइनस एक्स है ये sin x में चेंज हो गया, और प्लस में कितना आ गया, cos x आ गया। अब देखो ध्यान देना, एक तो ये था अपना, इसमें भी अपॉन में रूट ऑफ cos x प्लस sin x है, और जब हमने ये नियम लगाया तो बताओ हर में कोई चेंज हुआ है कि, अभी तो रूट sin x प्लस cos x ही है ना, कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो मैं कह रहा था इनका यूज हम तभी करते हैं जब हर में
ए प्लस बी माइनस एक्स करने पर या ए माइनस एक्स करने पर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो हम इनका क्या कर लेते हैं माय डियर, यूज़ कर लेते हैं। अब देखो 1 और 2 को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये तो 2i हो गया, π/6 से π/3 आ गया। तो पहला क्या था गाइज, रूट ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x। जोड़ी तो रहे ना, चलो जोड़ी तो सीधा, समान ही तो हैं। और ये हो गया रूट ऑफ sin x अपॉन रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x, और कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है गाइज, जब आप इनका एलसीएम लेंगे, ध्यान देना, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, और ऊपर भी क्या बन जाएगा, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दोनों कट के क्या बन गया, 1 बन गया। बताओ इंटीग्रेशन आसान हुआ या नहीं। π/6 से π/3 और यहाँ आ गया 1 dx। और बेटा आप भी जानते हो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। π/6 से π/3 हो गया, मतलब 2i बराबर कितना आ गया, π/3 माइनस π/6 आ गया। दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आ गया तो 2π माइनस पाई आ गया, तो कितना आ गया, π/6 ही आ गया। 2 को और उधर ले जाओ तो ये आ गया कितना, π/12 आ गया। तो ये इसका क्या होगा गाइज, आंसर होगा। अब देख लो, आप वैसे आप इसको सॉल्व करते तो क्या क्या नियम नहीं लगाते, इसमें परमीकरण करते या घात लेते या क्या करते, कौन सा नियम इसमें आप अप्लाई करते। मैंने आपको मेथड्स भी बताए थे, वो अप्लाई करते आप इसमें, तब जाके आप इसमें जन कैसे करके पहुँचते नहीं भी पहुँचते आंसर तक, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर ऐसा मेथड ये याद है, आपको पता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन गिवन है उसमें हम जब हम ऐसे मतलब इनको a प्लस बी माइनस एक्स रख के हर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और इनके भी क्या होते हैं, फिक्स ही होते हैं ये भी। भाई ये जो 2 मेथड हैं बड़े यूजफुल मेथड हैं, ये इनके क्वेश्चंस भी बहुत करेंगे हम, लेकिन ये भी खुद में फिक्स होते हैं। याद रखना, ये दोनों मेथड भी क्या होते हैं, खुद में फिक्स होते हैं। जैसे देखो बेटा, आप ध्यान देना, जैसे एक एग्जाम्पल है, सेकंड मेथड की बात करूं, जैसे 0 से a तक था ना वो, तो ऐसे ही कोई इंटीग्रेशन आ गया आपके सामने 0 से लेकर π/2, और ये है sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब हम इसमें x की जगह a माइनस एक्स आई मीन π/2 माइनस एक्स रखेंगे, तो देखो ऊपर sin x cos x में बदलेगा, यहाँ पर एक sin x cos x में जाएगा, एक sin में बदलेगा, मतलब सेम रहेगा। तो इससे आपको ये तो पता लग गया कि जब हम एक ही जगह a माइनस एक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा हर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कतई कोई चेंज नहीं होगा। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आई मीन आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। ध्यान देना, इसको अगर नंबर 1 दे दिया तो ये हो गया 0 से π/2 sin π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, और कितना आ गया, dx आ गया। साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये तो कॉस x हो गया, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस x हो गया, और ये साइन x हो गया। इसको डाल दो सेकंड। अब जब फर्स्ट और सेकंड आप ऐड करेंगे, जब फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करेंगे तो ध्यान देना गाइज, क्या आएगा, 0 से π/2, और ये कितना आ गया, देखो एक तो ये है, डायरेक्ट मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, और ये कितना गिवन है गाइज, कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। अब देख लो, आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी sin x प्लस कॉस x और नीचे भी sin x प्लस कॉस x, मतलब 1 बन जाएगा।
1 dx, और इनका तो आप 1 का तो जानते ही हो, इंटीग्रेशन क्या आ गया, x आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया। तो कितना आ गया गाइज, हाँ भाई कितना आ गया, ये हो गया π/2 - 0। कितना हो गया, π/2 - 0 हो गया। आई मीन ये आ गया आपका कितना, π/4 आ गया। तो मतलब इस प्रकार का अगर आपको कोई भी गिवन इंटीग्रेशन गिवन है, आप उसका सीधा भी आंसर दे सकते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, π/4 होगा। ज़रूरी नहीं है आप इनको निकालने बैठो, कुछ चीज़ें बैठाओ याद भी रख लो। हर चीज़ को थोड़ी आप में सॉल्यूशन करना बैठोगे ना, सर इसका भी कर दिया, सर इसका भी कर दिया, सर इसका भी कर दिया। कुछ आप क्या कर लो, याद भी कर लो। जैसे मैं आपको अगर डायरेक्ट लिखा दूँ इनको गाइस, तो ध्यान देना। जैसे नंबर फर्स्ट की बात करें, इधर ध्यान दो। एक तो यही हो गया, जैसे 0 से π/2 आ गया, sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, ये π/4 होता है। नंबर सेकंड cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, ये भी कितना होगा, π/4 होगा। नंबर थर्ड देख लो, 0 से π/2 1/1 प्लस 10x आ गया, ये भी π/4 होगा। ठीक है ना। इनकी पावर भी ले सकते हो आप, पावर कुछ भी हो इनकी, n ले लो चाहे यहाँ पर, यहाँ भी n ले लो, यहाँ भी n, यहाँ भी n, सेम ही आएगा। यहाँ भी n ले लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो नंबर 4, 0 से π/2 1/1 प्लस cot की पावर nx dx, ये भी π/4 आएगा। नंबर 5, ये आ गया sec nx अपॉन cosec nx प्लस sec nx dx, ये भी कितना आएगा, π/4 आएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 6, 0 से π/2, और ये कितना आ गया, cosec nx, और ये आ गया cosec nx प्लस sec nx dx, और ये भी कितना होगा गाइज, π/4 होगा। मतलब इन सब के मान आपको क्या फाइंड हो जाएंगे, π/4 आ जाएंगे। मतलब ऐसा आपको कुछ गिवन है तो आपको सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको सीधा भी याद रख सकते हो। इनके मान आपको सीधे क्या फाइंड हो जाएंगे गाइज, π/4 फाइंड हो जाएंगे। अब देख लो अगला, देखो ध्यान देना गाइज। जैसे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, देखो मतलब इन चीज़ों को आप याद भी रखो, ये थोड़ी आप हर चीज़ को वहाँ सॉल्व करोगे ना। हम तो ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे, मैं भी याद रखता हूँ इनको, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट ध्यान देना कि जैसे आपको कोई इंटीग्रेशन इस तरह का गिवन है, जैसे सपोज करो ये 0 से π/2 आ गया और log sin x है और dx आ गया, log sin x dx आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करने बैठ गए भाई, ना सर हम तो इसका इंटीग्रेशन है सॉल्व करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ठीक है कर लो भाई, इसका समीकरण 1 डाल दो, इसको लगा दो प्रॉपर्टी, log sin π/2 माइनस x dx आ गया, ठीक है ना। तो ये किस में चेंज हो गया, log cos x dx में। इसको 2 डाल दो, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो गाइज, ऐड कर दो। जब फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करेंगे तो ध्यान देना ये तो 2i हो गया, 0 से लेकर π/2, तो ये कुछ ऐसा आ गया log sin x प्लस log क्या आ गया, cos x आ गया और dx आ गया। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n हो गया, मतलब log sin x cos x और dx आ गया। अब यहाँ पर sin x cos x, अगर अब देखो हमें पता है sin 2x क्या होता है, अरे sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर दो, 2 का तो इंटू कर दो और 2 से ही इसको क्या कर दो, डिवाइड। बेटा मैं log के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 का इंटू किया, 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ये मत कर देना 2 का इंटू करके 2
डिवाइड करके बाहर ले आए, ये लॉग के अंदर हैं दोनों, ठीक है ना, और लॉग के अंदर है तो ये बाहर नहीं आ सकते। तो इनको अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये बन गया गाइज 0 से लेकर π/2 और ये आ गया कितना sin 2x/2 और dx। अब फिर से कौन आ गया, log m/n आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log sin 2x। देखो मैं अलग अलग भी कर रहा हूँ इनको, log m माइनस log n ही तो होता है ना, माइनस log 2 dx आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो ये कुछ ना कुछ इसके तरह है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। कोई दिक्कत ना है, क्या कर दो, 2x को t मान लो, माना 2x क्या मान लिया t, और जैसे 2x को आपने t माना तो ये कितना आ गया dx बराबर dt/2 आ गया। रख दो भाई यहाँ पर dt/2 आ गया, मतलब ये किस तरह टूट गया। अब मैंने कहा था बेटा कभी भी याद रखना, जो निश्चित समाकलन होता है इसमें जो हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो उसमें लिमिट्स भी उसी अकॉर्डिंग क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो ध्यान देना, जब आप x 0 लेके चलेंगे तो t किस में चेंज होगा, भाई यहाँ 0 रख दो तो t भी 0 आएगा। और जब x आप π/2 लेके चलेंगे तो t किस में बदलेगा, यहाँ π/2 रखेंगे तो पाई आ जाएगा। भाई इनको भी तो चेंज करना है ना, तो 0 से लेकर कहाँ तक आ गई लिमिट, पाई तक आ गई, ठीक है ना। 2x को हम t मान ही चुके हैं तो log sin t बन गया, log sin t और dt/2 आ गया। और माइनस का कितना है, देखो log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, 0 से π/2 और dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये 2 तो चलो बाहर आ गया, तो ये बन गया कुछ इस तरह 2 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2 0 से π/2 dx आ गया। अब 20 में और इसमें क्या फ़र्क है, सर ये तो सेम आ गया। भाई x हो t हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा था चर को बदलने पर निश्चित समाकलन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, सर यहाँ 0 से पाई और यहाँ 0 से कितना है π/2 होता है। तो ध्यान देना गाइज, जैसे सपोज करो आपके पास कोई इंटीग्रेशन है 0 से 2a f(x) dx, तो इसके लिए दो नियम काम करते हैं। ये 0 होगा कब, जब f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स हो, f 2a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब आप उस गिवन फलन में 2a एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रख दें, फिर बाहर अगर माइनस आ रहा है तो वो फलन क्या होगा 0 हो जाएगा। और ये कहता है इसी को आप 2 0 से a f(x) dx लिख सकते हैं, कब, जब f 2a माइनस एक्स भी क्या आ जाए f ऑफ x आ जाए। अब हमें पता है कि अगर आप इसमें देखो यहाँ पर t की जगह अगर पाई माइनस टी रखेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, फिर से साइन x होता है। भाई यहाँ पर आप जैसे log साइन t है, क्या गाइज log साइन t है, ध्यान देना। तो इसमें अगर t की जगह पाई माइनस टी रख दें, वैसे ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो log पाई माइनस एक्स क्या होता है, log साइन पाई माइनस थीटा, वापस से साइन थीटा हो गया तो दोबारा से ये क्या आ जाएगा log साइन टी आ गया। मतलब जो फलन लेके चले थे वही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। तो मतलब इसी को हम किस में तोड़ सकते हैं, ध्यान देना 2 इंटू, हाँ बेटाओ ये हो गया, ये 2 है क्या 1/2 है, ये 1/2 है, एक तो आ गया 1/2 और ये टूट गया 2 इंटू 0 से π/2 और log साइन टी। टी को आप एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे चर को तो आप चेंज कर ही सकते हो ना, फर्स्ट जो गुणधर्म है उसमें यही तो बताया मैंने, ठीक है ना। और ये कितना हो गया माइनस का log 2 0 से π/2 और dx आ गया। ये 2 से तो 2 गया और ये खुद क्या आई है
तो ये हो गया i माइनस log 2 और इसका x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। इस i को इधर ले आओ तो ये i रह गया माइनस का पाई बाई 2 log 2 आ गया, माइनस का पाई बाई 2 log 2 आ गया। मतलब इसका आप सीधा याद रखना ना, देखो log sin x हो या log cos x हो, दोनों के लिए क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 2 log 2 आएगा। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक नहीं है ना। तो ये आप कुछ याद भी रख लेना सीधा। अब देखो जैसे tan x की बात करें तो आप इनको सीधा लिख लो एक बार, क्या बार बार सबको निकालने बैठोगे। वैसे आप निकाल सकते हो log tan x, log cos x, log sec x, log cos x, सबको आप फाइंड कर सकते हो। और आप कह रहे हो नहीं सर हम वहाँ कहाँ बैठेंगे इसको निकालने, तो याद रख लेना। जैसे एक तो 0 से पाई बाई 2 आ गया log sin x, ये क्या होता है माइनस का पाई बाई 2 log 2 होता है। नंबर सेकंड आ गया 0 से पाई बाई 2 log cos x, ये भी कितना होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। थर्ड आ गया कौन सा 0 से पाई बाई 2 log tan x, ये गाइस 0 होता है। फोर्थ आ गया 0 से पाई बाई 2 log cot x, ये भी 0 होता है। फिफ्थ आ गया 0 से पाई बाई 2 log sec x, ये होता है पाई बाई 2 log 2। ठीक है ना। नंबर 6 आ गया 0 से पाई बाई 2 log cosec x dx, ये होता है कितना पाई बाई 2 log 2। तो आप इनको सीधा भी याद रख सकते हो। अब देखो जैसे आप अगर कह रहे हो, सोच रहे हो कि सर tan x का भी बता दो, ये 0 क्यों आया, tan x 0 क्यों आया, हम तो नहीं मान रहे भाई ये 0 आया। चलो कोई ना, देख लो 0 क्यों आया। जैसे 0 से पाई बाई 2 है, ये तो बहुत ईजी है, tan x dx है, इसको फर्स्ट डाल दो। चलो भाई कर दो चेंज, log, हाँ भाई tan कितना होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है cot x होता है। log cot x dx आ गया, दोनों को ऐड कर दो, इसको सेकंड डाल दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो तो क्या आएगा 0 से पाई बाई 2 log, ध्यान देना सीधा कर रहा हूँ मैं, mn टू n क्या हो जाएगा tan x इंटू cot x, और dx आ गया tan और cot क्या हो गया 1 बना देंगे, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 log 1 आ गया। और log 1 क्या होता है 0 होता है, 0 से पाई बाई 2 0 dx, तो मतलब इसका मान क्या आ गया गाइज 0। और जिस तरह यहाँ पर tan का आया है उसी तरह किसका आ जाएगा cot का आ जाएगा। तो इस तरह आपके ये गुणधर्म क्या हुए कंप्लीट हो गए। और इन गुणधर्मों को आपको याद भी करना है, जिसमें पहला गुणधर्म क्या है कि भाई चरों को बदलने पर क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी समाकलन में अगर हम चरों को बदल दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उनकी लिमिट्स को बदल दें तो चिन्ह बदलता है। कुछ समाकलन ऐसे होते हैं जिसमें समाकल एक से अधिक नियमों का पालन करता है, उसकी लिमिट्स को हम तोड़ते हैं अलग अलग, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। इसमें कुछ डायरेक्ट भी आपको याद करने के लिए वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे जैसे कोई समाकलन लिमिट है a से b तक f(x) dx, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आप जो गिवन प्रॉपर्टी है उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, उनको आप जो समाकलन है उसको इजी बनाने के लिए। ठीक है गाइज, कल हम बात करेंगे इसी के कुछ एग्जांपल्स और अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में।